हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया अप टू 1949 के बारे में। तो जो इंडिया का हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट है 1949 तक का, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट कोड 55 के पेपर में। तो अगर आपका एम है कि आप अपने अपकमिंग अटेम्प्ट में जीआरएफ क्वालिफाई कर लें तो डेफिनेटली ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और अपकमिंग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया से। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम टाइमलाइन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और 1949 तक कैसे गया। तो कुछ जो नोटेबल ईयर्स हैं जिनके बीच में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बनी और वो सेपरेट हुई, उनका स्प्लिट हुआ, फिर से वो मर्ज हो गई। तो वो सारी जो चीज़ें हुई हैं वो 1914 से 18, देन 1920 से 29, 1930 से 39 एंड देन आफ्टर 1940 से 49 के बीच में हुई हैं। ठीक है, तो अर्ली ईयर्स में जो भी बात बताई गई है वो 1914 से पहले की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अर्ली ईयर्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। ओके, तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इस टेबल में मैंने कुछ नोटेबल ईयर्स लिखे हुए हैं और उन मेजर स्टेप्स लिखे हैं जो इन ईयर्स में लिए गए। ठीक है, 1760 की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1760 से। 1827 में द मैकेनिक्स नाम का एक ट्रेड यूनियन एसोसिएशन बना था जिसे फर्स्ट यूएस लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 1851 में फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप हुई थी कोलकाता में। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहली कॉटन मिल कब सेटअप हुई, कहाँ सेटअप हुई, तो 1851 कलकत्ता में सेटअप हुई थी। देन आफ्टर 1875 में एसएस बंगाली ने स्टार्ट किया था फर्स्ट लेबर एजुटेशन इन बॉम्बे फॉर वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज की वर्स्ट वर्किंग कंडीशंस थी, बहुत ही अनफेवरेबल थी एम्प्लॉयज़ के लिए, इसके लिए एक लेबर एजुटेशन स्टार्ट किया गया था 1875 में, जो कि पहला लेबर एजुटेशन था वर्किंग कंडीशंस के लिए। और स्टार्ट किसने किया था? एसएस बंगाली ने। 1875 में ही जो फैक्ट्री एक्ट था उसका कमीशन बना था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कमीशन जो फॉर्म हुआ था वो भी 1875 में हुआ था और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1881 में फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट पास हो गया था एट द टाइम ऑफ द लॉर्ड रिपन। अगर आपने फैक्ट्रीज एक्ट का वीडियो देखा होगा तो ज़रूर आपको ये पॉइंट पहले से ही पता होगा। मैंने बताया था उसमें कि 1881 में सबसे पहला फैक्ट्रीज एक्ट आया था जिस पे ही बेस्ड अमेंडमेंट्स होते रहे कंटिन्यूअसली। ओके, तो इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको स्किप नहीं करनी है। एवरीथिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर एक पॉइंट आपको याद रखना है और अपने माइंड में उसको बैठा लेना है। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अभी तक हमने बात कर ली कि 1881 में पहला फैक्ट्रीज एक्ट आ गया था, 1875 में फैक्ट्री कमीशन बना और 1881 में हमारे पास पहला फैक्ट्री एक्ट आ चुका था। ठीक है, उसके बाद 1890 में 1890 में क्या हुआ कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जिसको हम BMHA भी कहते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ये इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? मिस्टर NM लोखंडे ने किया था। ठीक है, मिस्टर NM लोखंडे को प्रेसिडेंट को फादर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। जो इंडिया का लेबर मूवमेंट है उसके फादर हैं मिस्टर NM लोखंडे, जो कि इस BMHA के प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, और हम थोड़ा सा राइट साइड की तरफ देखें तो जो BMHA है उसको माना गया है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंडियन लेबर मूवमेंट। और जो BMHA है हमारे इंडिया का पहला ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन था। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन कौन सा था, सो द आंसर इज BMHA, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ठीक है, आप देख लेते हैं कि पर्पस क्या है BMHA का। द पर्पस ऑफ BMHA इज टू इनवाइट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट एंड द पब्लिक टू मैनी ग्रीवेंसेस ऑफ द टेक्सटाइल वर्कर्स ऑफ द बॉम्बे। जो टेक्सटाइल वर्कर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे बॉम्बे में अब फैक्ट्रीज में, वो सारी प्रॉब्लम्स पे गवर्नमेंट का अटेंशन जाए और बाकी लोगों को भी पता चले कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वर्कर्स। ये पहला पर्पस था। और दूसरा पर्पस क्या था? टू एजुटेट फॉर द रिवीजन ऑफ फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट।
जो 1881 में फैक्ट्रीज़ एक्ट आया उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी, उनको फिर से चेंज करने की ज़रूरत थी। तो ये दो पर्पस थे BMHA के इस्टेब्लिशमेंट के। तो इस्टेब्लिशमेंट किसने किया? NM लोखंडे ने, जो कि प्रेसिडेंट थे BMHA के, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया। ओके, तो एक जर्नल पब्लिश किया था BMHA ने जिसका नाम था दीन बंधु। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि दीन बंधु नाम का जो जर्नल आया था वो BMHA के थ्रू ही पब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। उसके बाद 1909 में आई एक दूसरी ट्रेड यूनियन जिसका नाम था दूसरी लेबर यूनियन आई मस्ट से, जिसका नाम था कामगर हित वर्धक सभा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो और ग्रोथ हुई 1918 में मद्रास लेबर यूनियन आया जिसके लीडर कौन थे? मिस्टर BP वाडिया। ठीक है, उसके जस्ट बाद 1919 में ILO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन आफ्टर 1920 में AITUC आया जिसका पूरा नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इट हैज़ गिवन शेप टू द यूनियन मूवमेंट। जो इंडियन मूवमेंट चल रहा था उसको एक शेप दिया, एक कोर यूनियन के फॉर्म में आया AITUC, जिसके 64 अफिलिएशंस थे और 1,40,854 मेंबर्स थे AITUC के। ठीक है, उसके बाद 1920 में ही अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन आया जिसके लीडर कौन थी? अनसुईयाबेन साराभाई एंड शंकर लाल बैंकर। ये दो लीडर्स थे अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के। ठीक है, उसके बाद 1926 में इनैक्टमेंट हुआ पहले ट्रेड यूनियन एक्ट का जिसने लीगल प्रोटेक्शन दिया वर्कर्स को। और ये ट्रेड यूनियन एक्ट जो आया 1926 में किसके रिकमेंडेशन पे आया? मिस्टर NM जोशी के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, ग्रोथ टू द, उसके बाद क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। जो लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस था वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे जो लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ने लगा हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ था कि हमारा जो AITUC था उसका स्प्लिट हो गया था नागपुर सेशन में। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे कि किस तरह से स्प्लिट हुआ, किस पार्ट में डिवाइड हुआ। ये एक सीक्वेंस में, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, 1918 देन 1919 फिर 1920 26, उसी का सीक्वेंसिंग में है 1929 का AITUC का स्प्लिट। ओके, इतने में अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी ही आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। अब हम आ जाते हैं AITUC पे। थोड़ा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा हमें क्योंकि AITUC से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ AITUC की। इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1920 में, और जो AITUC का इस्टेब्लिशमेंट था ये ILO के जस्ट बाद हुआ था। 1919 में ILO आया और 1920 में AITUC आ गया। तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ILO। ठीक है, बेनिफिट क्या हुआ? AITUC जो है वो एक नॉमिनेटिंग बॉडी बन गया जो इंडियन लेबर है उसको रिप्रेजेंट करेगा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में। तो ILC में हमारे इंडियन लेबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नॉमिनेटिंग बॉडी की ज़रूरत थी। तो AITUC जो था वो इसी नॉमिनेटिंग बॉडी का काम करेगा और इंडियन लेबर के जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी को लेकर जाएगा इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में। जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आपके AITUC के वो थे लाला लाजपत राय। इतनी बात तो फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब हम आते हैं अगर स्प्लिट पे, स्प्लिट ऑफ AITUC। तो नागपुर सेशन में स्प्लिट हुआ AITUC का। 1920 में AITUC फॉर्म हुआ और दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। पहला है ITUF और दूसरा है RTUC। ठीक है, तो ITUF जो है ये 1930 में बना और RTUC 1931 में। ITUF का फुल फॉर्म है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन एंड RTUC इज़ द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है AITUC के बारे में। अभी केवल फॉर्मेशन और स्प्लिट के बारे में बताया है मैंने, आगे फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, यह है ग्रोथ ऑफ द लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट।
जो लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंस था इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट पे, उसी का रिजल्ट ये हुआ कि AITUC का स्प्लिट हुआ था। और कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में जो आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वो ये है कि ऐसे डंगे वॉज द पर्सन जिसने कि बॉम्बे में स्टार्ट किया था एक इंग्लिश वीकली का पब्लिकेशन जिसका नाम था सोशलिस्ट। 1923 में ये हुआ था कि सोशलिस्ट नाम का एक इंग्लिश वीकली आता था, पब्लिकेशन स्टार्ट हो गया 1923 में बाय ऐसे डांगे इन बॉम्बे। फिर मुजफ्फ़र अहमद ने कलकत्ता में एक बंगाली वीकली का पब्लिकेशन करना स्टार्ट किया जिसका नाम था जनवानी। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 पब्लिकेशंस के बारे में पढ़ा। पहला जर्नल जो BMHA बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का निकलता था जिसका नाम था दीन बंधु। फिर 1923 में ऐसे डांगे ने बॉम्बे में एक इंग्लिश वीकली निकालना शुरू किया जिसका नाम है सोशलिस्ट। और मुजफ्फ़र अहमद ने कलकत्ता में एक बंगाली वीकली स्टार्ट किया जिसका नाम था जनवानी। तो अभी तक 3 पब्लिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद 1928 में गिरी कामगर यूनियन आई जो कि कम्युनिस्ट लीडर्स ने इस्टेब्लिश की। जो उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो कम्युनिस्ट लीडर्स के थ्रू हुआ। उसके बाद ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी आई 1928 में, जिसने काम किया एज अ यूनाइटेड सेंटर फॉर दीज प्रोग्रेसिव फोर्सेस। उसके बाद में आई थी फॉसेट कमिटी विच वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने अपॉइंट किया एक फॉसेट कमिटी को, और काम क्या था इस कमिटी का, टू लुक इनटू मैटर अगेंस्ट विच द स्ट्राइक वाज मेनली डायरेक्टेड बाय गिरी कामगर यूनियन। तो गिरी कामगर यूनियन ने जो स्ट्राइक डायरेक्ट की थी, जो स्ट्राइक का पूरा प्रोसेस हुआ था, वो क्यों हुआ, क्या मैटर्स थे, क्या रीज़न थे उस स्ट्राइक के पीछे, इस सभी मैटर्स को लुक आफ्टर करने के लिए एक फॉसेट कमेटी बनी गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे की तरफ से। ओके, इसके बाद 2 चीज़ें आपको, और 2 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंस। लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंस क्या था? एन इन्फ्लुएंस जनरेटेड मेनली बाय कम्युनिस्ट, socialist and progressive leaders believing in the agitation, struggle, strike and similar action। ठीक है, तो ये जो भी लोग स्ट्राइक, स्ट्रगल, एजिटेशन इन सब पे बिलीव करते थे, उन्होंने एक लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंस जनरेट किया। और जो लेबर डे है, आपको उसके बारे में याद रखना है कि जो लेबर डे हम मनाते हैं 1 मई को, वो सबसे पहले फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1927 में, 1 डे ऑफ मई 1927 को पहला लेबर डे मनाया गया था। और तभी से कंटिन्यूसली हम लेबर डे सेलिब्रेट करते चले आ रहे हैं 1 मई के दिन। ओके, तो ये सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ओके, ये था हमारा ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया अप टू 1949 पार्ट 1। अब आगे हम बात करेंगे पार्ट 2 में कि इसके आगे क्या हुआ, किस तरह से फर्दर AITUC का जो स्प्लिट था वो फिर से उसमें मर्जर हुआ, और बाकी कौन कौन से नए ट्रेड यूनियन आए, किस तरह से पूरी फंक्शनिंग हुई, ये सब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके कोई सजेशन है, सो इट इज़ ऑलवेज वेलकम्ड एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अगर आपने एक बार सीरीज़ देखना स्टार्ट किया है, पार्ट 1 देखा है, तो पार्ट 2 ज़रूर देखें, अदरवाइज़ फिर वो मिक्स हो जाएगा, आधी बात आपको समझ आएगी और आधी नहीं समझ आएगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड विद अस। जल्दी ही मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगी, मोस्ट प्रोबेबली अ डे आफ्टर दिस सेशन। सो कीप शेयरिंग दिस, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, just go and subscribe my channel, hit the bell icon so that you can get the notifications every day. Thank you everyone.